इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस प्री एग्जाम नेक्स्ट मंथ में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको आरएस प्री 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी आरएस के एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के 250 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह व्याख्या सहित, जिसमें आज पार्ट 3 की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सभी क्वेश्चन आपके आरएएस में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है बेराट, नगरी, रेड, नगर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराट स्थल से शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको मालूम है बेराट सभ्यता भी है, तो सभ्यता की बात करें तो बेराट सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? बेराट सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। दयाराम साहनी द्वारा कब किया गया है? 1936 में दयाराम साहनी द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन भी किया गया है। और बेराट स्थल से शासक मिनेडर के 16 सिक्के भी प्राप्त हुए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या भरतभट्ट प्रथम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है भरतभट्ट प्रथम आपका हो जाएगा, जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। बाकी नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल, इनका संबंध गुर्जर प्रतिहार से है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है आपके नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का जो प्रयोग किया जाता था वो राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वो क्रांतिकारी कौन था? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक। तो जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वो क्रांतिकारी कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारठ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब महंत प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हत्याकांड आपके 25 जून 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1912 में हुए महंत प्यारेलाल हत्याकांड में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ को भी सजा मिली थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, आर्थर वेलेजली या जॉन जॉर्ज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ ने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, चार्ल्स मैटकॉफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा आपका उदयपुर नहीं थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब संयुक्त राजस्थान की बात करें तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें में हिस्से थे? तो आपको बता देता हूँ, इसमें आपके थे कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद आपका डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, झालावाड़ भी थी, प्रतापगढ़ भी थी। प्रतापगढ़ के बाद आपका आता है टोंक, टोंक के बाद आपका आता है किशनगढ़, शाहपुरा, शाहपुरा और किशनगढ़।
संयुक्त राजस्थान की बात करें अपन कि संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो इसमें आपका उदयपुर हो जाएगा। अब इसके जो इस संघ का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर हुआ था? कोटा में हुआ था। राज प्रमुख कौन थे? तो इसके जो राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख थे भीमसेन द्वितीय। कौन थे? भीमसेन द्वितीय। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री आपके कौन थे? सॉरी, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आपके कौन थे? मुख्यमंत्री थे गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा। और पहले चरण में आपको मालूम है टोटल 7 चरण थे। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ, जिसमें मैंने कल भी चर्चा की थी। मत्स्य संघ में आपके 4 रियासतें कौन सी थी? A, B, C, D, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 18 मार्च 1948। और मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में 5वें चरण के तहत मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता। तो त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। और इन्होंने त्याग भूमि कब शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में शुरुआत की थी त्याग भूमि की, जिसके संपादक है हरिभाऊ उपाध्याय। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको RS प्री में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड मंदिर है, दूसरी साइड जिले हैं, आपको सही कूट का चयन करके करेक्ट आंसर बताना है। तो कामेश्वर महादेव का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? कामेश्वर महादेव का मंदिर आपके पाली जिले में स्थित है। फिर आता है शीतलेश्वर मंदिर। शीतलेश्वर मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। उसके बाद आपका आता है पीपला माता का मंदिर। पीपला माता का मंदिर आपके जोधपुर में स्थित है। और फिर आता आपका नीलकंठ, आपके कहाँ पर स्थित है? नीलकंठ आपके अलवर में स्थित है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है DCBA से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभिश्याम मंदिर, सात विषदेवरी, शमिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो ये चित्तौड़गढ़ किले के मंदिर हैं, इनमें से कौन सा मंदिर है जो कि जैन मंदिर है? तो आपका सात विषदेवरी मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, जो कि जैन मंदिर है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमनादास, बक्साराम, नानकराम, नंदराम। तो जमनादास, बक्साराम, नंदराम तो आपके अलवर शैली से संबंधित है, लेकिन नानकराम आपके अलवर शैली से संबंधित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नानकराम आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड रचना है, दूसरा साइड लेखक है। पहला दे रखा है बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोठ में दे मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। तो इसमें पग फेरो के रचयिता मणि मधुकर एकदम सही है। कोठमंदे के मेघराज मुकुल ये भी सही है। पागी के चंद्र प्रकाश देवल ये भी सही है। लेकिन बोल भारमली के यादवेंद्र शर्मा गलत है, क्योंकि बोल भारमली के रचयिता सत्य प्रकाश जोशी है। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। तो इसमें आपका सुमिलित नहीं है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थी वो है लंगा, मांड, तालबंदी, ठुमरी। तो गौरी देवी आपके मांड गायन शैली से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास की, संत निम्बाकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की। तो दयाबाई शिष्या थी आपके संत चरणदास की। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? संत चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की है। और इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है गौरी, लूर, बम्ब, तेरा ताली।
तो लूर नृत्य शैली आपके ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्रासिया जनजाति से संबंधित और भी है, जैसे कि वालर हुआ है, गरबा हुआ है, गैर हुआ है, लूर तो है ही, कूदा हुआ है, कूदा, गोर हुआ, मोरिया हुआ है, ये सभी आपके ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदान देता के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा आपका सही है। पहला दे रखा है कि विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। विजयदान देता रूपायन संस्था के सह संस्थापक थे। तो पहला जो दे रखा है कि विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, ये एकदम सही है। और दूसरा दे रखा है विजयदान देथा रूपायण संस्था के सह संस्थापक थे, ये भी सही है। तो यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। जब दोनों सही है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड जिले है और दूसरे साइड पर्वत है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताने हैं। जालोर जिले में कौन सा पर्वत है? तो जालोर जिले में आपका झारोला पर्वत है। जयपुर जिले की बात करें तो यहाँ बरवाड़ा पर्वत है। अलवर जिले की बात करें तो यहाँ भानगढ़ पर्वत है। और सीकर जिले की बात करें तो यहाँ रघुनाथगढ़ पर्वत है। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। तो इनमें से वे पहाड़ियां जो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियां, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले निम्न को सुमिलित करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सिद्धमुख परियोजना की बात करें तो सिद्धमुख परियोजना में आपके कौन से जिले आ जाएंगे? हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ और चूरू आपके आ जाएंगे सिद्धमुख परियोजना में। फिर दे रखा है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना की बात करें तो इसमें आपका बाड़मेर, जालोर आ जाएगा। बाड़मेर और जालोर आ जाएगा नर्मदा परियोजना में। जवाई परियोजना आपको मालूम है जवाई का संबंध पाली से है, तो आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको जालोर, पाली, जोधपुर दिखाई दे रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर, पाली और जोधपुर। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना आपका हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि उदयपुर और प्रतापगढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर सवनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो मई जून महीनों में जो उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां है वे सिर्फ कुछ स्थानों पर सवनीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें आपका केवल अ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? आपको जो दे रखे हैं इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला दे रखा है संगमरमर विकास और संरक्षण नियमावली 2002, राजस्थान खनिज नीति 2015, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली संशोधित मई 2016 तक। तो इसमें जो आपका संगमरमर विकास और संरक्षण नियमावली है ये 2002 सही है, राजस्थान खनिज नीति 2015 सही है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 भी सही है, और राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली संशोधित मई 2016 तक ये भी सही है। जब चारों ही सही है तो ये सभी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डेली ये क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? सीसा जस्ता, ताम्रायस्क, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट। तो इनमें से देखा जाए तो आपका सीसा और जस्तायस्क में राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य है, वोलेस्टोनाइट में भी राजस्थान अकेला उत्पादक है, और सेलेनाइट में भी राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य है। लेकिन ताम्रायस्क में राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य नहीं है, इसलिए इसमें आपका राइट आंसर अ, स और द हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ था? अब ये पेपर आपका जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये 5 अगस्त 2018 का पेपर है, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा है ये 2017-18 का ही पूछा है। बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 84.87 और 31.15, 34.15 और 24.87, 21.87 और 34.15, 31.15 और 24.87। तो जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15% और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 24.87%। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं होगा, बाकी अ, ब और द करेक्ट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? सीकर धौलपुर, झुंझुनू चूरू, बीकानेर नागौर, गंगानगर हनुमानगढ़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो इसमें आपका बीकानेर और नागौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ONGCL और भारत सरकार का, ऑयल और राजस्थान सरकार का, HPCL और भारत सरकार का, या HPCL और राजस्थान सरकार का? तो पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी है ये आपके राजस्थान सरकार और HPCL का संयुक्त उपक्रम है। किसका है? HPCL का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये डेली क्लास आपको इस समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011। तो इनमें से कौन सा अधिनियम जो राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011, उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, गेह नहीं होगा, गहलोत होगा, और वसुंधरा राजे। तो इसमें आपके हरिदेव जोशी तो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं, शिवचरण माथुर नहीं रहे, अशोक गहलोत भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं विधानसभा में, वसुंधरा राजे सिंधिया रहे हैं। तो बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सभी क्वेश्चन आपके RS प्री में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। निम्न में से किन पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? पंचायत समितियों के प्रधान और उपप्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच और पंच, जिला परिषद का उप प्रमुख। तो सरपंच और पंच के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है, इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान में की जा सकती है, पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष में भी की जा सकती है, और जिला परिषद के उप प्रमुख के भी शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में। ये क्वेश्चन RPSC द्वारा RS का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मैं अभी तक आपको 3 पेपर करवा चुका हूँ। एक आपको 1 अक्टूबर 2023 को करा चुका हूँ, एक पेपर आपका 27 अक्टूबर 2021 का करवा चुका हूँ, और अभी मैं जो 5 अगस्त 2018 का करा रहा हूँ। इन तीनों पेपरों में मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन एक एक जरूर आया था। आप देख लो, तीनों वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपके RS प्री में पक्का आएगा। अब यहाँ पूछा कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है?
वो आपको सही उत्तर का कूट का चयन करना है। पहला दे रखा है, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ है। मानव अधिकार संरक्षण 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट दे रखा कि इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ है, ये सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये भी सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान है, जबकि यहाँ आपके 3 सदस्यों का प्रावधान दे रखा, इसलिए यह आपका गलत हुआ है। और वर्तमान में बात करें तो इसके एक अध्यक्ष कौन है? एक अध्यक्ष आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं, गंगाराम मूलचंदानी है। और जो 2 सदस्य हैं वो है एक आपके रामचंद्र सिंह झाला और जो दूसरे हैं वो है आपके अशोक कुमार गुप्ता। दूसरे कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। ये 2 सदस्य वर्तमान में हैं और एक अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट पॉइंट पर दे रखा है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, ये भी आपका सही है। यानी कि जो गलत है वो आपका सिर्फ सी था। सी गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मानव अधिकार संरक्षण 2006 तो सही है, लेकिन इसके अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, जबकि यहाँ पर आपके 3 सदस्यों का प्रावधान लिखा है, इस वजह से आपका सी गलत हुआ। तो इसमें आपका ए, बी और डी ये तीनों आपका करेक्ट है। ए, बी, डी करेक्ट है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीशों में से निम्नलिखित में से कौन है जो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? एन.एम. कासलीवाल, बी.एस. चौहान, ए.के. माथुर, आर.सी. लाहौटी। तो इसमें ए.के. माथुर, बी.एस. चौहान और कासलीवाल ये तो आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश पद पर रहे। लेकिन आर.सी. लाहौटी आपके राजस्थान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? यानी कि पूनमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत और परसराम मदरेणा में से कौन ऐसे हैं जो कि राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे? तो इसमें आपका हो जाएगा पूनमचंद बिश्नोई, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला दे रखा है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारी का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारी का प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं, ये सही नहीं है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा, ये भी सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। ए, सी, डी सही है। ए, सी, डी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC, ST और पिछड़ा वर्ग की बेरोजगार बालिकाओं को प्रशिक्षण देना, या असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। तो राजस्थान में जो स्वावलंबन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए राजस्थान में स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित हैं? एशिया विकास बैंक, शॉर्ट में कहते हैं ADB, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा, या कनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा। तो पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करने के लिए चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा समर्थित हैं? कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन ट्रस्ट द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया? परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना, तकली परियोजना। तो राजस्थान में पहली बार
नर्मदा कैनाल परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरएस प्री में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पर आपको 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले तो मैं आपको 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी आरएस प्री के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद 2024 की टॉपिक वाइज राजस्थान करंट अफेयर भी करवाऊंगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और एग्जाम से पहले मैं आपको करंट अफेयर, राजस्थान जीके के क्वेश्चन, अब राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ पीवाई, क्योंकि जिससे कि आपको पता चल सके कि आरएस प्री में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन का लेवल है वो कहाँ तक का पूछा जाता है। इसलिए ये सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरू की है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं डेली इस समय क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।